શું એક હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર્સ પગાર ઉપર હોય છે કે ફ્રીલેન્સર તરીકે હોય છે? दोनों मॉडल होते हैं, सैलरी मॉडल भी होते हैं और विजिटिंग मॉडल। જ્યારે કોઈ પેશન્ટ એડમિટેડ હોય હોસ્પિટલમાં તો એમના સગા સંબંધીને કેમ વિઝિટ કરવાની પરમિશન ના હોય ને એક કે બે જણાને જ કેમ પાસ આપવામાં આવે? वो उनके फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी के लिए ऐसे करते हैं ना। एक तो पेशेंट इतने लोगों से नहीं मिल पाता, दूसरा हॉस्पिटल एक इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट होता है। हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आएं और इन्फेक्शन को एक्सपोज हों। સર, એવું ઘણીવાર લાગતું હોય છે કે અગર હું કોઈ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં કોઈ રોગ માટે જઈશ તો એ હોસ્પિટલમાં મને બીજા કોઈ રોગ માટે બીજી ટ્રીટમેન્ટ પણ ચાલુ કરાવી દેશે, એ વાત શું સાચી છે? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाय चांस अगर आप किसी एक बीमारी के लिए जाते हैं और कुछ और डायग्नोसिस हो जाता है, वो सेपरेट स्टोरी है और उसका भी इलाज किया जाएगा। એવું ઘણા બધા લોકો માનતા હોય છે કે મોટા હોસ્પિટલમાં જેટલું આપણે અવોઇડ કરી શકીએ ને અવોઇડ કરવાનું જવાનું, જ્યાં સુધી નાના ડોક્ટરથી આપણું કામ થઈ જતું હોય ત્યાં સુધી। आजकल जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो मल्टीप्लेक्स में जाना चाहते हैं जहाँ 4-5 थिएटर होते हैं। सिमिलरली अगर कोई घूमना हो तो मॉल में जाना चाहते हैं, लेकिन जब अपनी हेल्थ की बात आती है तब हम कहते हैं बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना। सो ये गलत मिथ है। बड़े हॉस्पिटल में मल्टीपल स्पेशलिटीज होती हैं, जहाँ की अगर आप एक किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी के लिए गए और खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ गई दूसरी स्पेशलिटी भी अवेलेबल है, सो वो सेफ होता है पेशेंट के लिए और वो ही करना चाहिए। શું એ વાત સાચી છે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હોસ્પિટલને જે પેમેન્ટ કરવાનું હોય એ 45 દિવસમાં કરે છે? 45 में अगर मिल जाए तो मैं तो पार्टी देता हूँ। फॉर 90 डेज के भी बाद मिलते हैं। તમે સમજી જ ગયા હશો કે એક હોસ્પિટલ કઈ રીતે ચાલે એના ઘણા બધા પ્રશ્ન છે મને। તો આ પ્રશ્ન હું કોને પૂછવાનો છું, મેં કેવા પ્રશ્ન પૂછ્યા અને મને શું જવાબો મળે, એ જો તમે જાણવા માંગતા હોય તો એના માટે ધ્યાનથી સાંભળજો। હું તમને એક વાત કહું। એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે। મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર। એક બહુ જ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ મારી જોડે જોડાયા છે, ડોક્ટર સિમરદીપ ગિલજી, જે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ જે 20 વર્ષથી વધારે સમયથી કાર્યરત છે અમદાવાદમાં, એના એમડી અને સીઈઓ છે। 20 વર્ષથી વધુ વર્ષનું એક્સપિરિયન્સ એમનું પોતાનું છે અને ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયાની બહાર ઘણા બધા હોસ્પિટલ્સ એમણે મેનેજ પણ કરેલા છે। થેન્ક યુ સો મચ સર, તમે સમય આપ્યો છે મને। એક વસ્તુ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે સર જવાબ હિન્દીમાં આપશે, એક પ્રશ્ન તમને સમજ પડે એટલે હું ગુજરાતીમાં પૂછવાનો છું, પણ મને એટલું તો ખબર જ છે કે હિન્દી તમે સમજો છો એટલે જોડે રહેજો, ખાસું બધું જાણવા મળશે। તો સર, જે પહેલો પ્રશ્ન હું તમને પૂછવા માંગુ છું એ કોન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટને લઈને છે। કોન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ હું તમને સમજાવું। એક હોસ્પિટલે પૈસા પણ કમાવાના હોય અને એની સાથે સાથે એમણે પેશન્ટને વહેલા સાજા પણ કરવાના હોય। તો મારો સવાલ એ છે કે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ આ કોન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટને કઈ રીતે મેનેજ કરે છે? नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ है कि हमें पेशेंट को ज़्यादा दिन यहाँ रख के और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ऐसा जो बड़ी नामी गिनामी हॉस्पिटल चेन्स हैं, ऐसा कोई ऐसे ऑपरेट नहीं करता। हमारा जो बेसिक पर्पस है इस इंडस्ट्री में होने का वो ये है कि ए प्राइवेट हेल्थ केयर पेशेंट को एक हेल्थ सुविधा प्रोवाइड कर सके। हमारा इनफैक्ट अगर आप मानोगे नहीं, हमारा एम ये होता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज होके, जिसे हम एलॉस बोलते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अपनी इंडस्ट्री में, वो जल्दी से जल्दी घर जाए कि अगला पेशेंट के लिए वो बेड मुहैया कराया जा सके। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आपको पता होगा कि इंडिया में डिमांड सप्लाई का गैप कितना है, हॉस्पिटल बेड्स की कितनी कमी है। सो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक भी दिन पेशेंट हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा रहे। जैसे ही वो ठीक होता है हम उसको उसके घर भेजें। सर, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैनेज कई रीते थती होय छे? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है एक हॉस्पिटल, स्टार्टिंग फ्रॉम एक सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे खड़ा होता है टू अ सीनियर मोस्ट डॉक्टर। मल्टीपल लेवल्स के लोग डिफरेंट प्रोफेशंस वाले होते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा और अहम जो वर्कफोर्स है वो नर्सिंग है। आप सबको पता है 50% हमारा वर्कफोर्स नर्सिंग होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम अपना पेशेंट के साथ बिताता है। सो ये एक बड़ी ह्यूमन इंटेंस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है। बिसाइड्स जो डॉक्टर ने अपनी क्लिनिकल स्किल दिखाई, इसके अलावा एक पेशेंट के बहुत टच पॉइंट्स होते हैं। उसको खाना कैसा मिला, उसके कमरे में सफाई कैसी हुई, नर्सिंग का जो व्यवहार था वो कैसा था। सो उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए हमने ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके दौरान एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये सभी लोगों को पीरियोडिकली ट्रेन किया जाता है इन बिहेवियरल स्किल्स, इन फंक्शनल स्किल्स, कि वो अपनी स्किल सेट को ठीक करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है पेशेंट की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही है और हम अपने आप को उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए कॉन्स्टेंटली
ट्रेन करते रहते हैं। ઘણી વખત પેશન્ટ એક ડોક્ટરને બતાવીને આવે ને મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં તો એક દુવિધામાં હોય છે કે સેકન્ડ ઓપિનિયન લેવું જોઈએ કે નહીં, બીજા ડોક્ટરને મળવું જોઈએ કે નહીં. તો શું એક પેશન્ટને સેકન્ડ ઓપિનિયન લેવાનો હક છે ખરો? बिल्कुल अलाउड है. सेकंड ओपिनियन एक पेशेंट का राइट है. इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट हमसे रिक्वेस्ट करता है कि जी हमें मेरे को सेकंड ओपिनियन कहीं बाहर से लेना है, हम उसकी एक केस समरी बना के देते हैं जो हमारे डॉक्टर का होता है, एंड वो पेशेंट बाहर जाके कहीं से भी अपना ओपिनियन ले सकते हैं और फिर अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि उनको आगे क्या करना. સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયલિસ્ટ ડોક્ટર્સ કઈ રીતે સિલેક્ટ થતા હોય છે? देखिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको पता है डॉक्टर्स बेसिकली क्वालिफिकेशन और डिग्री के आधार पे अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं. सो हमारे पास सारे डॉक्टर्स की मैपिंग होती है. हर शहर में आजकल बड़े शहर में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं और सो डिपेंड करता है. हमने जैसे मान लीजिए एक स्पेशलिटी है, हमने ऑर्थोपेडिक्स, हमने डिसाइड किया कि हमने ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी को अपने डॉक्टर हॉस्पिटल में प्रमोट करना है. फिर हम देखते हैं उसकी कौन कौन सी सब स्पेशलिटीज़ हैं, शहर में अच्छे ऑर्थोपेडिशियन कौन हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं बेसिस वेरियस मॉडल्स आके हमें ज्वाइन करें. हम एक यंगर टीम और एक पाइपलाइन भी क्रिएट करते हैं जहां हम जो यंग ऑर्थोपेडिशियंस पास आउट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में से, उनको अप्रोच करते हैं कि आप भी ज्वाइन किए. सो ये एक मिक्स होता है ऑफ सीनियर एंड यंगर पीपल जो कि एक डिपार्टमेंट को કોન્સ્ટિટ્યુટ કરते हैं. સર, અગર કોઈ પેશન્ટને અહીંયા સર્જરી કરાવવાની હોય તો એ સર્જરીની આખી પ્રોસેસ શું હોય છે? Sure. So let us talk of a cardiac surgery. किसी आदमी ने अपनी बाईपास सर्जरी करवानी है, so सबसे पहले तो वो डॉक्टर को मिलेंगे, उनको सर्जरी रेकमेंड की जाएगी बेसिस सर्टेन टेस्ट्स एंड डायग्नोसिस. जब ये फैसला हो गया कि आपने सर्जरी बाईपास सर्जरी करानी है, आप हॉस्पिटल में एक दिन पहले एडमिट होंगे. आपके प्री स्केड जो सर्जरी के डे जिसे हम डे 0 बोलते हैं, एक दिन पहले आप आएंगे, आपके सारे डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किए जाएंगे और आपके सारे रेडियोलॉजी के टेस्ट किए जाएंगे और सर्जरी के एक रात पहले आपको एनेस्थीसिया टीम सर्जिकल क्लियरेंस देगी. वो आपके सारे टेस्ट्स की रिपोर्ट्स चेक करेगी और वो अलाउ करेंगे कि ये जो पेशेंट है वो एनेस्थीसिया अंडरटेक करने के काबिल है और एनेस्थीसिया 4-5 घंटे का एनेस्थीसिया लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक बार जब एनेस्थीसिया टीम ने क्लियर कर दिया, फिर अगले दिन सुबह सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, सर्जरी के दिन पेशेंट फास्टिंग होता है. और अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये मॉर्निंग सर्जरी है, 6-6:30 बजे से प्रेपरेशन शुरू हो जाएगी और पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली 7:30-8 बजे के आसपास ओटी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा. एनेस्थीसिया इंडक्शन होगी, सर्जरी चलेगी, 3-4 घंटे सर्जन और उनकी टीम सर्जरी करेंगे. ये बड़ा फैसिनेटिंग प्रोसेस होता है. इनफैक्ट एक बार आप किसी सर्जन को ऑपरेट करते देख लोगे, आप सोचोगे कि दुनिया के बाकी सारे काम बड़े इररिलेवेंट हैं, अगर ये कोई जिंदगी दुनिया में काम है तो ये सर्जन करता है. उसके अलावा फिर उसके बाद सर्जरी के बाद हम वो उनको इंटेंसिव केयर में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है. कम से कम 24 घंटे पेशेंट इंटेंसिव केयर में रहेगा. उसके बाद फिर उनको अगर डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस वो पेशेंट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा. अगले 3-4-5 दिन डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस वो वार्ड में रहेगा और फिर वहाँ से डिस्चार्ज होगा. सो ये मैंने आपको एक बड़ी सर्जरी का उदाहरण दिया है जहाँ 5-6 दिन की हॉस्पिटल स्टे होती है. इससे छोटी सर्जरी शायद 2 से 3 दिन, बट टिपिकली पैटर्न यही होता है. ઇન્સ્યોરન્સ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? सो हमने जो पिछले कुछ सालों में पैटर्न देखा है, कैश पेशेंट कम हो रहे हैं, इंश्योरेंस पेशेंट्स की कवरेज बढ़ रही है. ये बहुत अच्छी बात है. इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी हेल्थ केयर अवेल कर पाएंगे. અગર કોઈ પેશન્ટ કે એમના રિલેટિવ છે ડિસ્ચાર્જ પછી ઇન્સ્યોરન્સનું કામકાજ એમણે ફટાફટ અગર પતાવી દેવું હોય તો એના માટે તમે એમને શું ટિપ્સ આપશો? सो इसमें मैं 2 टिप्स दूंगा. एक तो जब आप अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हो, रिप्यूटेड कंपनी की पॉलिसी लीजिए. दूसरा, पॉलिसी का फाइन प्रिंट ज़रूर पढ़िए. ठीक है, कभी कभी फाइन प्रिंट ऐसा होता है जो कई स्पैनर डाल देता है. दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन है वो अपफ्रंट स्टेट कर दीजिए. कई बार क्या होता है कि लेट्स से एग्जांपल डायबिटीज़ नहीं बताया, फाइनली डायबिटीज़ डिस्कवर हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी को जो रिपोर्ट जाती है उसमें डायबिटीज़ आ जाता है. फिर वो बैक एंड फोर्थ शुरू हो जाता है कि जी ये तो डायबिटिक पेशेंट है ही नहीं है. એક હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટના તમે એક પાર્ટ છો તો તમે પેશન્ટ કે એમના પરિવારજનોને એક શું ટિપ્સ આપવા માંગશો? सो मैं पेशेंट को पहली एडवाइस तो ये प्रोस्पेक्टिव पेशेंट्स को ये देना चाहूँगा कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस कीजिए. बियॉन्ड अ सर्टेन एज आप अपना हर साल हेल्थ चेकअप करवाइए,
रादर देन कोई बीमारी आए आप पहले ही उसको प्रीएम्प्ट कीजिए और उसका इलाज कीजिए। जैसे वो अंग्रेजी में एक सेइंग है ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। गॉड फॉरबिड अगर आप ऐसी सिचुएशन आती है कि आप हॉस्पिटल में आ गए हो, तो मेरे पेशेंट को एडवाइस ये है कि आप काम रहिए। स्टर्लिंग में हमारे पास बहुत वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स अक्रॉस ऑल स्पेशलिटीज़ हैं। ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है जो कि स्टर्लिंग मैनेज नहीं करता। अगर आप आ गए हैं तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ यू आर इन गुड हैंड्स, एंड हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे टू इंश्योर कि आप बिल्कुल स्वस्थ होके ठीक ठाक होके घर वापस जाओ। સર છેલ્લા 20 વર્ષમાં આપણા દેશમાં હેલ્થ કેરમાં કઈ પ્રકારના ચેન્જીસ આયા છે? सो हेल्थ केयर सारे इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट से चेंज हो रहा है। मेरे को एक बड़ी प्रिविलेज रही है, मैंने इंडिया के तकरीबन सभी कॉर्नर्स में काम किया है। मैंने ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और अब वेस्ट इंडिया में हर डिफरेंट स्टेट्स में काम किया है। हेल्थ केयर बहुत इवॉल्व हो रहा है। जिस लेवल का क्लिनिकल काम इंडिया के बड़े शहरों में हो रहा है वो आज से 10 साल पहले जो था उससे कहीं बेहतर है। अहमदाबाद में भी आप देख रहे होंगे कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही है, चेन्स आ रही हैं। चेन्स जैसे जैसे बड़ी चेन्स आएंगी वो और क्लिनिकल एक्यूमेन में इन्वेस्ट करेंगी। मैं समझता हूँ स्टर्लिंग और हमारे जो कुछ और कलीग्स हैं, हम अपना जो लेवल ऑफ क्लिनिकल वर्क है इसको बढ़ाएंगे। आने वाले सालों में हम ट्रांसप्लांट्स करेंगे, लंग ट्रांसप्लांट्स करेंगे, रूटीनली लिवर ट्रांसप्लांट्स एंड कार्डियक ट्रांसप्लांट्स करेंगे कि यहाँ से लोगों को बाहर ना जाना पड़े, दिल्ली, बॉम्बे, इन शहरों में ना जाना पड़े, और सारी हाई एंड क्लिनिकल सर्विसेज हैं हम अहमदाबाद में ही मुहैया करवा सकें। સર પછી સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલના નંબર્સ વિશે એક પર્સનલ સવાલ પૂછવા માંગુ છું। કેટલા દર્દીઓ અહીંયાથી સાજા થઈને જાય છે, ફરીથી સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં આવે છે? सो हॉस्पिटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी ये एक हॉस्पिटल और एक चेन अपने एक फॉर्मुलेट होती है, ओवर द इयर्स वो एक लर्निंग कर्व कह लीजिए, टीथिंग प्रॉब्लम्स कह लीजिए, उसको क्रॉस करके एक सर्टन स्टेचर और लेवल पे पहुंचती है। स्टर्लिंग वहाँ पे पहुंच चुका है। हमने वो सारा जर्नी कवर की है, और जब हम आजकल अपना डेटा देखते हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वापस। जो आज मान लो 20 साल पहले दादाजी आते थे, 10 साल पहले उनका बेटा आता था, और अब उनका पोता आ रहा है और पोता पोती आ रहे हैं अपनी बच्चों की डिलीवरी कराने, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। सो हमारे पास ये जो डेटा एनालिसिस हम करते हैं, 40 to 50% जो हमारे पेशेंट रोज आते हैं वो हमारे एक्चुअली रिपीट पेशेंट्स हैं, और बैलेंस जो 30 to 40% है वो हमारे न्यू पेशेंट्स हैं। सो ये एक अच्छी बात है। એક હોસ્પિટલમાં કામ કરવું બહુ સ્ટ્રેસફુલ હોય છે, તો રોજ સવારે જાગીને તમને કામ પર જવાનું મન કઈ રીતે થાય છે? सो हॉस्पिटल का काम बहुत स्ट्रेसफुल होता है। भूखे कम मिलते हैं, गालियां ज़्यादा मिलती हैं, आपको सबको पता है। जो आदमी ठीक होकर चला जाता है वो तो कहता है यार पैसे दिए थे, ठीक होना ही था। गॉड फॉरबिड कहीं नहीं ठीक हुए तो बहुत बहुत फ्लैक मिलता है। लेकिन इफ़ यू आर आस्किंग मी, मेरा सबसे बड़ा जो व्हाट कीप्स मी गोइंग इज एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है टू बी इन अ पोजीशन टू हेल्प समवन। मैं आपको बताता हूँ, लोग मिलते हैं, कभी 15 साल पहले किसी को किसी हॉस्पिटल में बेड दिलाया था ड्यूरिंग अ क्राइसिस, वो बंदा याद रखता है, एंड दैट इज द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो एक शाम रात को सोने के टाइम पे मेक्स यू स्लीप पीसफुली। આવનારા વર્ષોમાં સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ જોડે કઈ કઈ અપેક્ષાઓ રાખી શકીએ અમે? सो स्टर्लिंग हॉस्पिटल चेन है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरटेक कर रही है, ट्रांजिशन चल रही है हमारी, नई मैनेजमेंट आई है, नए प्रमोटर्स आए हैं। हम अगले कुछ सालों में जो हमारा मेन एम है वो 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। पहला तो ये है कि हमें टॉप एंड क्लिनिकल प्रोग्राम्स असिस्टेड बाय द टॉप डॉक्टर्स चलाने हैं। दूसरा, हमें एक पेशेंट्स को एक बहुत बढ़िया कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तीसरा, जो पेशेंट्स आते हैं बिसाइड्स क्लिनिकल केयर, हमें उनको एक अच्छा पेशेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वी वांट अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू बी प्रोवाइडेड। सब लोग एक जो अफोर्ड कर पाए, कोई ऐसा लोग ना हो, चाहे वो योजना स्कीम के थ्रू हो, चाहे इंश्योरेंसेस के। वी वांट स्टर्लिंग टू बी अ ब्रांड जहां सब लोग आके एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर अफोर्ड करके अपने घर जा सके। થેન્ક યુ સો મચ સર, તમે દરેક પ્રશ્નનો મને જવાબ આપ્યો અને સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ કામ કઈ રીતે કરે છે, એનું ફ્યુચર શું છે એના વિશેની માહિતી આપી। એમ તો સરને મેં દરેક પ્રશ્ન પૂછી જ લીધા છે, પણ જો કોઈ પૂછવાનો રહી જાય છે તો તમે કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો। સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ ગુરુકુલ અમદાવાદમાં આવ્યું છે, 20 વર્ષથી વધુ સમયથી અહીંયા જ છે અને
અત્યાર સુધી તમે અગર અમદાવાદ વિઝિટ કર્યું હશે તો સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલની માહિતી તમને હશે જ. કશું પણ પૂછવા માંગો છો તો કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો, અને આવી જ માહિતી માટે એક વાત જોતા રહેજો VTV Gujarati.com પર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સર.